नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक फॉर अवेयरनेस में। मैं सीए मनोज कुमार यादव फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के बारे में कि क्रिएटिव प्रोफेशनल्स पर कौन से इनकम टैक्स के प्रोविजन लगने वाले हैं। इसमें वो सभी व्यक्ति जो डिजिटल या वेब प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने क्लाइंट को स्पेसिफिक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप यदि कंफ्यूज हैं कि आपके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, क्या आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा, आपके द्वारा दी गई सर्विसेज का पेमेंट रिसीव करते समय जो टीडीएस कट गया है उसका रिफंड आप ले सकते हैं या नहीं, आपके ऐसे ही कितने और प्रश्न जिनसे आप जूझ रहे हैं, इन सभी सवालों का एक समाधान है। इस वीडियो को अंत तक देखें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रीलांसर्स या फिर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स पर इनकम टैक्स के कौन कौन से प्रोविजन लगेंगे और फ्रीलांसर्स भी अपनी आय के लिए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं या नहीं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के द्वारा जो आय अर्जित की जा रही है उसका नेचर किस तरह का होगा। यदि उनके द्वारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जा रही है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा, क्या उसे इंडियन इनकम में कन्वर्ट करके टैक्सेबल करना पड़ेगा, क्या कोई DTAA के प्रोविजंस एप्लीकेबल होने वाले हैं या नहीं। ये जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स, इन लोगों ने इनकम अर्न की है, ये कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम टैक्स के कौन से हेड में टैक्सेबल होने वाली है, इस इनकम से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे आपको अलाउड होंगे, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपको कोई डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप एज ए फ्रीलांसर या ब्लॉगर आप अपनी इनकम को कैसे डिक्लेयर करोगे। आप क्या नॉर्मल प्रोविजंस का यूज़ करने वाले हो या आपके लिए कोई सहूलियत या कोई कंसेशनल स्कीम प्रोवाइड की गई है या नहीं। आप कौन कौन सी डिडक्शंस, रिलीफ, एग्जम्पशंस का फ़ायदा ले सकते हो। यदि हम बात करें कंप्लायंसेस की, क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे, क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, क्या आपको रिटर्न फाइल करना है और करना है तो कौन से फॉर्म में करना है, कब तक करना है, और यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या आप पे पेनल्टी और प्रोसिक्यूशंस लगेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रीलांसर्स पर इनकम टैक्स में कौन कौन से प्रोविजन लगेंगे और फ्रीलांसर्स भी अपनी आय के लिए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं या नहीं। दोस्तों, किसी भी पेशे से होने वाली आय जिसमें इंटेलेक्चुअल या मैनुअल स्किल का प्रदर्शन शामिल है वो हमेशा कर योग्य होगी। अब सवाल ये आता है कि इन क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के द्वारा कमाई गई इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। फ्रीलांसिंग के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करने से जो भी प्रॉफिट या इनकम जनरेट हो रही है वो कहाँ टैक्सेबल होगी, ये सर्विस प्रोवाइड करने के इंटेंशन पर डिपेंड करता है। यदि सर्विस प्रोवाइड करने का इंटेंट कैजुअल नेचर का है, ओकेजनल नेचर का है, आप एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये इनकम या प्रॉफिट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल कर लेनी चाहिए। पर यदि आप इसे मेन सोर्स ऑफ अर्निंग कंसीडर करते हैं और इस इनकम में रेगुलरिटी है और इसे आप फुल टाइम एक्टिविटी की तरह कर रहे हैं, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर यह होगा कि इसे आप प्रोफेशनल इनकम मानते हुए इसका टैक्सेशन प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में करें। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आपने इसे कैजुअल इनकम की तरह अदर सोर्स में टैक्सेबल किया तो इस इनकम को कमाने के लिए जो भी आपने खर्चे किए हैं उनकी डायरेक्शन तो मिल जाएगी, पर ध्यान इस बात पे देना है कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि आपने इस इनकम को कमाने के लिए किया है वो सेक्शन 57 यानी कि अदर सोर्स में अलाउड नहीं होगा। इसलिए यदि आपके पास में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यदि हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, आपने कोई कार खरीदी, अपने प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आपने लैपटॉप खरीदा, आपने कैमरा खरीदा, तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। यदि आपके पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं तो मेरी राय में आपको अपनी इनकम को प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेड में ही ऑफर करना चाहिए, ना कि अदर सोर्स में, ताकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की डिडक्शन ले पाए। एक बार आपने ये पता लगा लिया कि आप पे कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होने वाली है, अब हम बात करते हैं कि इस इनकम को कमाने के लिए यदि आपने कोई खर्चे किए हैं तो उन खर्चों की डिडक्शन आपको प्रोवाइड की जाएगी या नहीं। फ्रीलांसर यदि अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज अपने स्पेसिफिक क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं और उनसे यदि कोई आय कर रहे हैं और इस आय को करने के लिए यदि उनके द्वारा कोई खर्चे किए जा रहे हैं, चाहे ये खर्चे क्लाइंट से मिलने के लिए हों, ऑफिस के फर्नीचर से रिलेटेड हों, आपने यदि किसी टैक्सी का किराया दिया हो, ये यदि खर्चे इससे रिलेटेड हैं तो ये सारे खर्चे आपको अलाउड हो जाएंगे, पर शर्त इतनी है कि ये सारे के सारे खर्चे सीधे आपकी उस फ्रीलांसिंग या क्रिएटिव प्रोफेशनल सर्विसेज से कोरिलेट होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए।
इनकम टैक्स का एक सामान्य सा नियम है, यदि आपने किसी आय को अर्जित करने के लिए कोई खर्चे किए हैं जो कि उस आय के अर्जित करने के लिए ही किए गए हैं, तो ऐसे सारे खर्चे इनकम टैक्स में सेक्शन 29 से लेकर के सेक्शन 37 में डिडक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। अब ये खर्चे कौन से हो सकते हैं? तो यदि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट हो सकता है। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी का रिपेयर कराया है तो उस रिपेयर के खर्चे हो सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी आपकी खुद की हो सकती है या आपने किराए पे लिए, उसका भी आप रिपेयर करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं उन पे आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। जैसे आपने कार ली तो कार पे आप 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। यदि आपने कोई लैपटॉप लिया है तो लैपटॉप पे आप 60% के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। और यदि आपने कोई कैमरा लिया है तो उसे 40% के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो हर कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपको डिडक्शन प्रोवाइड फॉर कर दी जाएगी, पर डिडक्शन डेप्रिसिएशन के फॉर्म में उसी मेथड में आपको मिलेगी जिसमें इनकम टैक्स ने बता रखा है, और इनकम टैक्स ने स्पेसिफिकली डेप्रिसिएशन के लिए WDV मेथड बताया हुआ है। तो आपको जितना भी डेप्रिसिएशन क्लेम करना है वो WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग मेथड से ही आपको अलाउड फॉर किया जाएगा। इसके अलावा यदि आपने कोई ऑफिस एक्सपेंसेस, यदि आप अपने काम को करने के लिए यदि कोई खर्चे किए हैं जिसमें आपके प्रिंटिंग के खर्चे हो सकते हैं, ऑफिस सप्लाईज के खर्चे हो सकते हैं, आपके टेलीफोन के खर्चे हो सकते हैं, इंटरनेट बिल हो सकता है, कन्वेंस एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इन सभी खर्चों की भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट से मिलने के लिए यदि कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो तो वो सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आपको अलाउड होंगे। आप मील, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी एक्सपेंसेस जो कि आपने अपने क्लाइंट के लिए किए हैं, क्लाइंट से मीटिंग के लिए किए हैं, वो खर्चे भी आपको अलाउड हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आपने कोई लोकल टैक्सेस जमा कराए हैं या आपने अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी या बिजनेस का इंश्योरेंस करा रखा है तो उस इंश्योरेंस के खर्चे भी आपको अलाउड होंगे। आप इंटरनेट के थ्रू यदि कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उस केस में आपके वेब का डोमेन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन भी आपको अलाउड होंगे। आपने कोई ऐप परचेज की है तो उस ऐप के खर्चे भी आपको अलाउड फॉर होंगे। तो सभी खर्चे आपको अलाउड हो सकते हैं, शर्त केवल इतनी है कि वो सारे के सारे खर्चे आपके उस सर्विस से रिलेटेड होने चाहिए। अब इनकम टैक्स में आपको खर्चों को अलाउड करने के लिए कुछ कंडीशंस बता रखी हैं। यदि आपने इन कंडीशंस को पूरा नहीं किया है तो आपके खर्चे अलाउड नहीं होंगे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिन्हें पूरा करना जरूरी है? तो दोस्तों, खर्चे की डिडक्शन या खर्चे का डिडक्शन क्लेम करने के लिए वो खर्चा आपका उस फ्रीलांसिंग या क्रिएटिव प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। ये पूरी तरह से और विशेष रूप से आपके उस काम के उद्देश्य के लिए ही खर्चा किया जाना चाहिए। ये खर्चा गत वर्ष मींस प्रीवियस ईयर के दौरान ही किया जाना चाहिए और ये खर्चा आपका कैपिटल नेचर या पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। यदि ये सारी कंडीशंस आप पूरी कर लेते हो तो ऐसे सारे के सारे खर्चे आपको सेक्शन 29 से लेकर के सेक्शन 37 या सेक्शन 57 अदर सोर्स के लिए डिडक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। इस बात का ध्यान रहे कि कुछ खर्चों को स्पष्ट रूप से किसी भी आय से कटौती करने की अनुमति नहीं है, जिनमें आपने यदि इनकम टैक्स का भुगतान किया है यदि या फिर आपने इनकम टैक्स का भुगतान समय सीमा पे नहीं किया था तो आप उसके लिए इंटरेस्ट या पेनल्टी का भुगतान कर रहे हैं तो ये भी आपको अलाउड नहीं होगा। आपने अपने रिश्तेदारों को भुगतान किया है तो उस केस में मार्केट रेट से जितना भी आप ऊपर भुगतान कर रहे हो, चाहे वो किसी सेवा के लिए हो या किसी सामान या किसी सुविधा के लिए हो, वो अलाउड नहीं होगा। एक बात यहाँ पे आपको बहुत ध्यान करके याद रखनी है कि यदि आपने 10,000 से ज़्यादा का खर्चा कैश में पेमेंट कर दिया है तो ऐसे खर्चे भी आपको अलाउड एज ए डिडक्शन नहीं होंगे। यदि इनमें से आपका खर्चा नहीं आता है तो दोस्तों, आप कोई भी खर्चा कर रहे हो और उस प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड मीन्स फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग और यूट्यूब से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हो तो वो सारे के सारे खर्चे आपके अलाउड हो जाएंगे, आपकी इनकम में से डिडक्ट किए जा सकते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न हमेशा आता है कि सर, यदि मैं अपने घर से ही कोई सेवाएं दे रहा हूं तो क्या होम ऑफिस एक्सपेंसेस की भी मुझे डिडक्शन प्राप्त हो सकती है? दोस्तों, यदि आप किसी वर्क प्लेस का ऑफिस या बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका खुद का है या किराए का। बस देखना यह है कि आपने उसे अपने बिजनेस के लिए रेगुलरली यूज किया है तो ऐसे होम ऑफिस एक्सपेंसेस की डिडक्शन भी आप अवेल कर सकते हैं। ध्यान केवल इतना रखना है कि इन होम ऑफिस एक्सपेंसेस का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी उस फ्रीलांसिंग या ब्लॉगिंग की इनकम से होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप
किसी भी ऐसे क्लाइंट को सेवाएं दे रहे हैं जो कि फॉरेन में है, विदेश में रहता है, और उससे यदि आपको कोई भी इनकम जनरेट होती है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, आउट ऑफ इंडिया दिया है, तो ऐसी इनकम को हम फॉरेन इनकम कहेंगे, और ये आप अपने बैंक खाते में सीधे रेमिट करवा सकते हैं या पेपाल जैसी सेवाओं के माध्यम से धन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आएगा, क्या ये जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया इससे होने वाली आय, फ्रीलांसर्स की फॉरेन इनकम जो कि उसने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस से कमाई है, उस पर भी टैक्स लगेगा या नहीं? दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता देता हूँ कि फॉरेन से होने वाली इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं, ये आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। यदि आप इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार रेसिडेंट हैं, तो आपके द्वारा अर्जित, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम या इंडियन इनकम की हम बात कर रहे हैं या फॉरेन इनकम, दोनों पर आपको टैक्स देना होगा। आपकी इंडियन इनकम और ग्लोबल इनकम में कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा, दोनों ही आपके लिए टैक्सेबल होगी। इसलिए यदि कोई रेसिडेंट फ्रीलांसर है, उसकी फॉरेन इनकम है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रख लेना चाहिए। सबसे पहले वो अपनी फॉरेन इनकम को इंडियन इनकम में कन्वर्ट कर ले, और इसके लिए वो जिस माह में वो फॉरेन इनकम अर्न की है या ड्यू हुई थी, उस महीने के टीटी बाइंग रेट को यूज करते हुए उसे कन्वर्ट कर ले। और इस फॉरेन इनकम को आप ऐसा ही माने जैसे ये आपने लोकली इंडिया में अर्न की है। उस फॉरेन इनकम पे यदि आपका टीडीएस कटा है, तो आपका अधिकार है कि उस टीडीएस की क्रेडिट इंडिया में ले सकते हैं, और इसके लिए आपको उस सोर्स कंट्री और इंडिया के बीच में टैक्स ट्रीटी या फिर हम बात करें डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को कंसीडर करना होगा। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपकी इनकम का नेचर क्या है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम को आपने कन्वर्ट कर लिया और आपने अपने रेसिडेंशियल स्टेटस से उसे डिसाइड कर लिया है, तो अब बात आती है कि आप अपनी इस इनकम को डिक्लेयर कहाँ करोगे। एक क्रिएटिव प्रोफेशनल अपनी टैक्सेबल इनकम को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकता है। पहला, वो अपनी इनकम को नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से या तो पीजीवीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, या अदर सोर्स में डिक्लेयर कर सकता है, और इसके लिए वो अपनी सारी इनकम को एक जगह लेके आएगा, जिसमें उसकी इंडियन इनकम, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम कह रहे हैं, और फॉरेन इनकम को इंक्लूड करेगा, और इस इनकम को कमाने के लिए जो भी उसने खर्चे किए हैं, उन एलिजिबल खर्चों को उसमें से डिडक्ट कर देगा। जो भी बच रहा है उसे हम नेट टैक्सेबल इनकम कहेंगे, जिस पर उसे नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। पर दोस्तों, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, यदि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट पिछले 3 वर्षों में 1,50,000 से अधिक है, तो आपको वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी जो कि इनकम टैक्स एक्ट के रूल 6F में लिखी गई हैं, जिसमें कैश बुक, लेजर और बिल की कॉपी एक्सेट्रा शामिल है। पर यदि पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से कम हो जाती है, उस केस में भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। पर ये बुक्स वो होंगी जो कि असेसिंग ऑफिसर को आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने में मदद करें। यदि आप नॉर्मल प्रोविजन में जा रहे हो और आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा है, उस केस में आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना भी कंपलसरी है, और ये ऑडिट आपको 30 सितंबर से पहले कराना है। और यदि आपसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज इस ऑडिट रिपोर्ट को फर्निश करने के लिए कहते हैं, तो ये आपको फर्निश करनी पड़ेगी। याद रखें, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की हैं तो आपके ऊपर 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। वहीं यदि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराया है या ऑडिट रिपोर्ट फर्निश नहीं की है, तो ये पेनल्टी आपकी 1.5 लाख रुपये तक जा सकती है, या 5% ऑफ आपकी ग्रॉस रिसिप्ट हो सकती है। आप नॉर्मल प्रोविजन से अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो, तो दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है। आप चाहो तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम या सिस्टम, जो कि एक कंसेशनल रिलैक्स स्कीम है, इसका फायदा उठा सकते हो और आप अपनी इनकम को डिफाइंड रेट से डिक्लेयर कर सकते हो। उसके आपके पास में 2 विकल्प रहेंगे। आप चाहो तो सेक्शन 44AD या सेक्शन 44ADA में आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हो और एक डिफाइंड रेट से आप उसे प्रॉफिट मान सकते हो। दोस्तों, पहले हम सेक्शन 44AD के बारे में बात करते हैं। ये सेक्शन बिजनेस पर एप्लीकेबल होता है। यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो अपने रेवेन्यू और टर्नओवर का 8% से इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। पर यदि आप डिजिटली पेमेंट रिसीव करते हो या पेमेंट करते हो, तो उस केस में ये 8% की जगह 6% हो जाएगा।
यदि हम सेक्शन 44 ADA की बात करें, ये प्रोफेशनल्स पर लगता है, जिसमें आपके क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, आपके ब्लॉगर्स, फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स, इसमें आपके एडवोकेट, डॉक्टर, आर्टिस्ट, ये सभी शामिल हैं। इनके द्वारा यदि कोई सर्विसेज दी जा रही हैं तो वो इस सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सेक्शन में यदि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप 50% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को अपनी इनकम के रूप में डिक्लेयर कर सकते हो। इसके अलावा आपको किसी प्रकार के खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये दोनों ही सेक्शन में, चाहे 44 AD हो चाहे 44 ADA हो, आप सेक्शन 80 चैप्टर 6 की डिडक्शन को भी अवेल कर सकते हो। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ऑडिट भी नहीं कराना पड़ेगा। अब एक बार आपको यह मालूम पड़ गया कि आप कैसे अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हो, आप नॉर्मल प्रोविजन में जा सकते हो या प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम्स का आप प्रयोग कर सकते हो। अब सवाल खड़ा होता है कि इन दोनों ऑप्शन में से हमें कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। दोस्तों, मेरे विचार में फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की जब बात करते हैं, इनको अपनी इनकम सेक्शन 44 ADA में ही डिस्क्लोज करनी चाहिए। और सही मायने में इस योजना ने भारत में फ्रीलांसर्स के बढ़ते समुदाय को बहुत प्रोत्साहन दिया है और इसके बहुत सारे कारण भी हैं। फ्रीलांसर्स के पास आमतौर पर बहुत अधिक खर्चे नहीं होते हैं और सेक्शन 44 AD में आप 50% से अपनी इनकम डिक्लेयर कर देते हैं, तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि बाकी का बचा हुआ 50% आपने खर्चे मान लिए हैं। इससे आपको बहुत सारे टैक्स सेविंग हो सकती है। दूसरा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे तो आपको ऑडिट भी कराना नहीं पड़ेगा। तीसरा, कंप्लायंस कॉस्ट में आप सेविंग कर सकते हैं, स्वयं अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो बिना किसी टैक्स कंसल्टेंट को कंसल्ट किए। इसके अलावा आप सेक्शन 80 के तहत डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो। तो इन्हीं फायदों के चलते मेरा मत यह है कि यदि आप क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं तो आपको सेक्शन 44 ADA में ही अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना चाहिए। आपको अब इतना तो पता लग गया कि आपकी इनकम का नेचर क्या होगा, उसे कौन से हेड में टैक्सेबल करना है, कौन कौन से खर्चों की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, आप अपनी इनकम को कैसे डिस्क्लोज करोगे। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना। आगे की वीडियो में हम इसके दूसरे भाग में बात करने वाले हैं, क्या किसी फ्रीलांसर या यूट्यूबर या ब्लॉगर पे TDS की लायबिलिटी आती है, उसे अपना टैक्स कैसे जमा करना है, यदि उस पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ रही है तो वो किस तरह से उसे पे करेगा, रिटर्न फाइल कब तक करना है, उसकी ड्यू डेट क्या होगी, कंप्लायंस कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है या नहीं करनी है, और यदि आपने इनमें से किसी भी प्रोविज़न को वायलेट किया है तो उस केस में उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या कोई पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन लगने वाला है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के लिए आपको इस वीडियो के कंटिन्यूशन में इसका सेकेंड पार्ट देखना ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसे भी देखिए। दोस्तों, आप में से लगभग 10% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने कमेंट, सुझाव जरूर दें। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसे और भी वीडियोस आपके सामने लेके आए। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड आप इसका दूसरा भाग देखना ना भूलें। दूसरे भाग में हम जिन टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक फ्रीलांसर या क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।